नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मरुराज सक्सेना। ईरान, इजराइल, अमेरिका की जंग से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ गई है। ये यूं कहें कि अब ये युद्ध का जो पड़ाव है वो तेल रिफाइनरी, गैस रिफाइनरी, एनर्जी सेंटर और क्रूड ऑयल पर आकर टिक गया है। ऐसे में बाजार के हालात क्या हैं, दुनिया से किस तरीके से देख रही है और आगे ये जंग कहां जाके रुकेगी, क्योंकि ईरान तो अब प्रचंड बदले की आग में धधक रहा है। और जब इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े तेल सेंटर पर हमला किया तो ईरान ने, आप देखिए, यूएई, कतर, कुवैत और सऊदी पर तेल रिफाइनरी को टारगेट किया है। वहां अभी भी प्रोडक्शन बंद है, कई रिफाइनरी तो आग में धधक रही हैं। मौजूदा हालात को समझते हैं, आगे क्या होने वाला है इसे समझने के लिए हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। अंकुर त्यागी जी, ये जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, मतलब ईरान तो ऐसा लग रहा है कि इंतकाम की आग में सब कुछ भस्म करने की तैयारी कर रहा है। और अभी यूएई की तरफ से भी जवाब आया, उनका रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि पहले जब हमले हुए तो हमने कुछ नहीं कहा, हमें लगा कि रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, लेकिन अब जो उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई है। ये जंग कहाँ जाती हुई दिख रही है और इसका बाजार पर, दूसरे देशों पर जिनका कोई लेना देना नहीं है जंग से, क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये जो आपने बात बताई ये एक ख़तरनाक एस्केलेशन है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए एनर्जी सेंटर और ख़ास तौर पर जो पूरे गल्फ़ रीजन में है वो करीब करीब हर देश के पास है। तो ऐसे में जब पहली बार इजराइल ने ईरान और कतर के एक जो सेंटर था, जो गैस फील्ड थी, उस पर अटैक किया, तो उसके बाद ईरान ने कहा था, पहले भी हालांकि ईरान बयान दे चुका था, कि अगर हमारे एनर्जी सेंटर को, गैस प्रोडक्शन सेंटर को या ऑयल फैसिलिटीज़ को आपने टारगेट किया तो हम उसका जवाब देंगे। अब उसका जवाब उन्होंने ये भी कहा था उस वक्त कि हम गल्फ़ में जितने कंट्रीज़ हैं उनके एनर्जी सेंटर्स को निशाना बनाएंगे। ये चेतावनी ईरान दे चुका था, बावजूद इसके इजराइल ने ये अटैक किया। अब इजराइल के अटैक के बाद ईरान की तरफ से बयान आता है जिसमें वो कहता है कि गल्फ़ रीजन में जितने भी एनर्जी सेंटर हैं, दे ऑल आर लेजिटिमेट टारगेट्स, हम अब उन पर टारगेट करेंगे। और ये भी कह दिया कि खाली कर दीजिए, और खाली कर दीजिए, जिसमें कोई जान माल का नुकसान ना हो। तो ये ईरान का बयान आया था। इसके बाद ही तुरंत 2 घंटे के अंदर ईरान की तरफ से जो सऊदी अरब की रिफाइनरी है उस पर अटैक होता है। कतर के एलएनजी प्रोडक्शन जहाँ सबसे ज़्यादा होता है उस सबसे बड़े कॉम्प्लेक्स पे हमला होता है, जिसके बाद उसको बंद करने की नौबत आती है। जैसा आपको मालूम होगा कि एलएनजी कतर दुनिया का 20% एलएनजी जो है कतर ही उत्पादन करता है और उसको पूरी दुनिया में भेजा जाता है अलग अलग तौर पर। यानी कि अगर यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज़ को भी सबसे ज़्यादा एलएनजी वहाँ से सप्लाई होती है, इंडिया को भी होती है और बाकी कंट्रीज़ को भी होती है। तो जब ईरान ने ये चेतावनी दी, बावजूद इसके मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक कोऑर्डिनेशन की कमी थी अमेरिका और इजराइल के बीच में, क्योंकि अमेरिका की तरफ से पहले ये बयान आया कि हमें मालूम नहीं था, इजराइल ने अपनी तरफ से किया, वी वर नॉट ऑन द सेम पेज। लेकिन अब जो स्थिति है वो इतनी खतरनाक एस्केलेशन की तरफ है कि अगर एलएनजी प्रोडक्शन गल्फ़ कंट्रीज़ में, गल्फ़ रीजन में बंद हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया को देखने को मिलेगा। की भाषा में अगर आप समझाएं कि एलएनजी के प्रोडक्शन अगर बंद होता है तो फिर क्या असर होगा आम लोगों की ज़िंदगी पर? देखिए, एलएनजी बेसिकली लिक्विड एक गैस का फॉर्मेट होता है जिसका इंडस्ट्रियल यूज़ भी होता है और घरों में भी यूज़ होता है। तो आप ये मान के चलिए कि उसके मल्टीपल उसके फ़ायदे हैं या मल्टीपल चीज़ों में उसका इस्तेमाल होता है। इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। बहुत सारी कंपनियां जो हैं एलएनजी का इस्तेमाल करती हैं कई चीज़ के प्रोडक्शन में। दूसरी चीज़ ये है कि दवाइयों तक बनाने में होता है, यूरिया बनाने में होता है। तो ये तमाम ऐसे सेक्टर हैं जो प्रभावित होंगे। दूसरी मिलाकर किसानों के लिए भी चिंता बढ़ गई है और मेडिसिन तो अब हर घर पहुंचती है, तो यानी कि मेडिसिन महंगी होने वाली है। और कई जगह तो मैं सुन भी रही हूँ अंकुर जी की महंगी भी हो गई है। देखिए, यूरिया सबसे ज़्यादा बनता है। यूरिया का अगर प्रोडक्शन ना हो, आप भी जानते हैं पूरी दुनिया में कि जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो हमारी आज की है उसमें प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ताकि चीज़ें सस्ती रहें, अनाज ज़्यादा पैदा हो, लोगों की भूख मिटाई जा सके।
अगर ये एस्केलेशन अगले 2-3 महीने चलता है तो पूरी दुनिया में यूरिया का संकट पैदा हो क्या जाएगा। भारत के लिए भी चिंता का विषय है, चूंकि कृषि प्रधान देश है, तो क्या फर्टिलाइजर का रॉ मटेरियल हम लोग वहां से आयात करते हैं, चूंकि चीजें वही प्रभावित होंगी जो वहां से आयात हो रही हैं? देखिए, इसमें भारत की अकेले बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्थिति इस वक्त ये है कि पूरी दुनिया में असर होगा, प्रभावित हो रही है, ग्लोबल इकोनॉमी प्रभावित होगी और हम एक रिसेशन की तरफ जा सकते हैं, एक मंदी की तरफ जा सकते हैं। कोरोना वाला टाइम क्या कहा कि दोबारा आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, जो बात आपने कही कि अब एक कंपैरिजन यही हो रहा है कि कोरोना के बाद ये एक दूसरा मौका है पिछले 5 सालों में, जब ये ऐसी स्थिति, खतरनाक स्थिति पर हम आ गए हैं। एक आमतौर पर बोला जाता है हिस्ट्री में ब्लैक स्वैन इवेंट, तो ब्लैक स्वैन इवेंट है ये। बेसिकली इसको ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये चीज़ें और बिगड़ी और अगर ईरान लगातार, अभी जैसे जब हम ये वीडियो बना रहे हैं इसके कुछ मिनट्स पहले या कुछ आधे एक घंटे पहले भी इस बात की खबरें हैं कि जो अरामको रिफाइनरी है सऊदी अरब की, उसमें और कुछ मल्टीपल एक्सप्लोजन्स सुने गए हैं। हालांकि अभी सऊदी अरब सरकार का एक आधिकारिक बयान आना बाकी है। तो जिस तरह से ईरान जो है अपने ड्रोन्स के जरिए अटैक कर रहा है पूरे गल्फ़ रीजन को, तो उससे एक भयानक संकट पैदा हो सकता है और इसका असर अब दिखने भी लगा है। अगर आप शेयर मार्केट की करें, भारत के शेयर मार्केट की बात करें, तो आज उसमें करीब करीब 2.25% की गिरावट देखने को मिली। S&P की बात करें, उसमें भी करीब 1.5% की, नेस्डेक में भी, यानी कि अमेरिका से लेके यूरोपियन मार्केट से लेके इंडियन मार्केट, तमाम बाज़ारों में गिरावट देखने को मिली है। और यूरोपियन कंट्रीज़ में जो प्राइसेस हैं गैस के, उसमें 35% का इजाफा हुआ है। क्रूड ऑयल का क्या हाल है? क्रूड ऑयल की बात अगर हम करें तो क्रूड ऑयल जब युद्ध शुरू हुआ था, मतलब उससे पहले करीब 67, 68 या मैक्सिमम 70 तक क्रूड ऑयल रहता था। आज कच्चे तेल की कीमत जो है $115 के करीब पहुंच गई। 40 से 45% का इजाफा अब तक हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आप ये इस स्थिति कितना बढ़ सकता है? क्योंकि ईरान ने तो सीधे सीधे थ्रेट दिया था कि $200 के पार जाएगा। क्या ये स्थिति दिख रही है अगर ये एस्केलेट ज़्यादा होता है? देखिए, ईरान ने जो एक टारगेट कहा है कि $200, जो बाकी दूसरे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि $150 क्रूड होगा, उसका बेसिकली ईरान ये प्रेशर बनाना चाहता है पूरी दुनिया पर, ख़ासतौर पर अमेरिका इजराइल पर, कि देखिए अगर आप हम पर अटैक करेंगे तो हम आपके क्रूड के प्राइसेस बढ़वा देंगे। अब उसके सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड क्या है? तुर्क का इक्का क्या है? कमजोर नब्ज पकड़ी हुई है ईरान ने। बिल्कुल। तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, जो फारस की खाड़ी है, उसको उसने ब्लॉकेड किया हुआ है एक तरह से। तो उस ब्लॉकेड को वो कह रहा है कि मैं ख़त्म नहीं करने दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बात की दुनिया के बाकी देशों से कि भाई आप वो रास्ता खुलवाने में मदद करें अमेरिका की, उन्होंने साथ नहीं दिया। उसके बाद ट्रंप ने बयान दिया कि हमें कोई परवाह नहीं है, आप खोलें ना खोलें, क्योंकि अमेरिका के पास अपने गैस और तेल के रिजर्व हैं। लेकिन बात ऐसे नहीं होती, क्योंकि लड़ाई अमेरिका ने शुरू की है, तो फिर इस बात की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं अमेरिका को लेनी पड़ेगी कि अगर पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ती है तेल की वजह से या गैस की वजह से, तो उसका असर तो पूरी दुनिया पे पड़ेगा। अमेरिका जिम्मेदार होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका तो भरपाई करने नहीं आएगा ना। तो अंकुर जी, फिर ये हालात कहाँ जाते हुए दिख रहे हैं? देखिए, हालात तो जैसा हमने वीडियो के शुरू में कहा कि क्रिटिकल एस्केलेशन है। अच्छा। यानी कि हम एक मोड़ पर खड़े हो गए हैं जहाँ से आगे रास्ता और ख़तरनाक हो जाता है। क्योंकि देखिए, अगर जब एस्केलेशन इस दिशा में बढ़ता है तो चीज़ें बिगड़ती ही जाती हैं। क्योंकि अगर आने वाले 1-2 दिन में और अटैक्स हुए सऊदी अरब, कतर, ओमान और कुवैत पर, तो उसका असर ये देखने को मिलेगा कि पूरी दुनिया में, ख़ासतौर पर जो गल्फ़ स्टेट ऑफ हॉर्मूज से जो सप्लाई है, प्लस जो रेड सी से होने वाली सप्लाई है, उस पर भी असर पड़ेगा। और पूरी दुनिया में जो कच्चे तेल और गैस की जो कीमतें हैं वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगी। तो ऐसी स्थिति को मुझे लगता है कि काफ़ी मतलब भयानक। अमेरिका रुक नहीं रहा, ईरान मान नहीं रहा, तो फिर ये जंग अब कहाँ जाएगी? और सवाल ये है कि आखिरकार यहाँ पर कोई ख़त्म करने की भी तो बात नहीं कह रहा। ऐसा किसका कोई बयान आपको याद आता है कि किसी ने कहा कि अब जाकर हम जंग खत्म करेंगे, अब हमारा पर्पस सॉल्व हो गया है? देखिए, फ्रांस कुछ कोशिशें कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी में रूस और चीन की भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है। तो अगर रूस और चीन मिलके इस सिचुएशन को थोड़ा सा और हैंडल करें और वो अमेरिका से बात करें, तो और फ्रांस भी उसमें शामिल हो, तो हो सकता है कि चीज़ें वापस पटरी पर आएं। ट्रंप का तो दौरा चीन का होने वाला था, वो रद्द हो गया, तो वो कुछ स्थिति तो बनती हुई दिख नहीं रही है। बिल्कुल, वो रद्द इसी वजह से हुआ है क्योंकि ये लड़ाई चल रही है। तो उसी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज।
तो क्या ये माने कि अब ये जो सारी जंग है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर या फिर क्रूड ऑयल को लेकर है, जिस तरीके के पहले भी एक्सपर्ट ये कहते थे कि भाई वेनेजुएला के साथ जो हुआ वही ईरान के साथ होने वाला है, क्या असल लड़ाई असल जंग इसी चीज़ की है? देखिए, ये समझना पड़ेगा, वेनेजुएला और ईरान में ज़मीन आसमान का अंतर है। वेनेजुएला को आपने कुछ ही घंटों में उस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन ईरान पर नाइट कब्जा, सूट में आपने प्रेसिडेंट को वहाँ हाँ, नाइट सूट में आप उठा के ले आए थे, लेकिन ईरान में ये स्थिति नहीं है। ईरान के पास 10 से 12 लाख की पैदल आर्मी है, यानी कि 12 लाख लोग उसके IRGC के हैं। तो अगर आप बूट्स ऑन द ग्राउंड भी करेंगे, अगर आप अपने सैनिकों को, US मरीन्स को आप ईरान के अंदर दाखिल भी करेंगे, एम्फीबियस मोड से भी जाएंगे, तो भी वहाँ 10 से 12 लाख जो IRGC के जो सैनिक हैं, जो सोल्जर्स हैं, आपको उनसे सामना करना पड़ेगा। दूसरा, वेनेजुएला और ईरान में ये फ़र्क समझिए कि वेनेजुएला, ईरान के लोगों के अंदर जो एक बात है कि भाई हम मरना चाहते हैं, हम मरना पसंद करेंगे और अपने, वो उनके सिर्फ ईरान के प्रमुख नहीं थे, धर्मगुरु भी थे, इस तरह से भी तो देखा जा सकता वो भी है। और दूसरी बात, जो ईरान के जो लोग हैं, खासतौर पर IRGC के और जो बाकी लोग हैं, वो मरने के लिए तैयार हैं। तो ये वेनेजुएला वाली सिचुएशन बिल्कुल नहीं है, और मुझे लगता है कि यही मिसकैलकुलेशन अमेरिका से हुई। हाँ, तो शायद ये आप कह रहे हैं कि ट्रम्प को ये एहसास नहीं था कि जंग तो शुरू कर देंगे, इतनी लंबी भी खिंच सकती है। हाँ बिल्कुल, उनको कोई एहसास नहीं था। मुझे लगता है कि जो उनके सहयोगी थे, जिसमें स्टीव विटकॉफ और अब माना जाता है कि उनके दामाद ने भी उनको सलाह दी, अब बाकी लोगों ने भी कहा, जो 4-5 लोग हैं, तो ये सिचुएशन उनके लिए इतनी फ़ायदेमंद नहीं रही। लेकिन अमेरिका में भी देखा हमने, कुछ वक्त पहले प्रोटेस्ट भी शुरू हो गए हैं और ट्रम्प के खिलाफ भी लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वो कह रहे हैं कि आप हमारे टैक्स का पैसा कहाँ बहा रहे हैं, जो अफगानिस्तान में गलती पिछली सरकार ने की आप वही दोहरा रहे हैं। और आपका प्रॉमिस तो इलेक्शन में ये था ना कि किसी तरह की कोई जंग नहीं होगी, हमारे सैनिक नहीं जाएंगे कहीं भी जान गंवाने के लिए। बिल्कुल मनु, बात तो यही थी, इलेक्शन का उनको यही वादा था कि डेमोक्रेट्स पूरी दुनिया में जंग करते हैं, रिपब्लिकन्स जंग नहीं करते, ये उन्होंने दावा किया था। और उन्होंने कहा था कि जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो इस तरह की जो दिक्कतें हैं नहीं आएंगी। लेकिन उनकी कहीं ना कहीं मिसकैलकुलेशन हुई और वो इस जंग में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, क्या ये माना जाए कि नेतन्याहू के जाल में वो फंस गए, जिस तरह से कई थ्योरी सामने आई थी कि इजराइल को तो बदला लेना था ईरान से, और उसमें ट्रम्प को धकेलने का काम कहीं ना कहीं नेतन्याहू ने किया है। नहीं, अमेरिका में अब इस बात पर बहस होने लगी है कि आप इजराइल का जो लॉबी है, जो इजराइल की लॉबी है, कहीं ना कहीं वो प्रभावित करती है अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन को, खासतौर पर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को। तो ये सवाल तो वहाँ पर उठने लगे हैं कि क्या आपने इजराइल की लड़ाई लड़ी, क्योंकि अमेरिका का तो वहाँ पर कुछ नहीं था। दूसरी बात ये भी है कि अगर अप्रूवल रेटिंग्स की बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो वो भी घटकर 15% पर आ गई है, एक रिसेंट सर्वे में ये कहता है। तो पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं जो इजरायली लॉबी थी उसका असर तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन पे था, और ये अब इस तरह के आरोप और चर्चा होने लगी है। तो ट्रम्प के नज़दीकी भी हैं, उन्होंने भी पॉडकास्ट में ये बाट कहीं ना कहीं कही थी कि नेतन्याहू के जाल में कहीं ना कहीं ट्रम्प फंस गए हैं, और ये जो स्थिति है वो अमेरिका के लिए सही नहीं है, इकोनॉमिकली भी सही नहीं है। टैरिफ वॉर हमने देखा, उसकी वजह से लोग वहाँ के नाराज़ थे, व्यापारी वहाँ पर नाराज़ थे, और अभी एक युद्ध जो कि कहते हैं अनावश्यक तरीके का ये युद्ध था, जिसकी ज़रूरत अमेरिका को कहीं से नहीं दिखती है, वो अब यहाँ पर ट्रम्प लेकर आए हैं। लेकिन आगे अब जो हुआ वो दिख रहा है, मौजूदा हालात से हम लोग सभी वाकिफ़ हैं। 18 दिन बीत चुके हैं, जंग खत्म नहीं हो रही है, बल्कि अब ये और भी विनाशकारी और भयानक दौर पे पहुंच गई है। किन किन सेक्टर्स पे सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, अगर आम लोग इसे समझने की कोशिश करें? देखिए, शेयर बाज़ार दुनिया का कहीं भी हो उस पर असर पड़ेगा। आप भारतीय शेयर बाज़ार की बात कर लें या दुनिया के और बाकी शेयर बाज़ार की बात कर लें। दूसरा, एनर्जी प्राइसेस बढ़ने का असर, कच्चे तेल का इस्तेमाल पेट्रोकेमिकल्स में और बाकी जो और केमिकल इंडस्ट्री है उसमें भी होता है, तो वहाँ भी एक असर देखने को मिलेगा। और तीसरी बात ये है कि रिफाइनरीज़ को अगर नष्ट किया जाता है और अगर उनमें ज़्यादा डैमेज होता है तो उसमें 3 से 4 साल और 5 साल और मैक्सिमम 10 साल तक लगते हैं। तो ये जो इंडस्ट्री इंस्टॉलेशंस है जहाँ पर अटैक हो रहे हैं एक दूसरे के, इनको वापस खड़ा करना उतना शॉर्ट टर्म इफेक्ट नहीं है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। और आप ये चीज़ को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि एक रिफाइनरी को खड़ा करने में कितना वक्त लगता है। एक रिफाइनरी में अगर माइनर डैमेज हो तो 1 से 2 साल लगते हैं, थोड़ा सा और उससे ज़्यादा डैमेज हो तो 5 साल लगते हैं, और अगर रिफाइनरी पूरी तरह बर्बाद कर दी जाए, चाहे वो LNG की हो या क्रूड की हो या ऑयल की हो, तो उसको 10 साल लगते हैं। तो ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है जितनी आसान समझी जा रही है। चीज़ों को नष्ट करना बहुत आसान है, लोगों को ये समझना कि ईरान में अटैक हो रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। जहाँ जहाँ अटैक होता है उसका असर, अब पूरी दुनिया ग्लोबलाइज्ड है,
जो भी गल्फ कंट्रीज़ में गैस पैदा होती है, तेल पैदा होता है, वो पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है। सोना आता है इनफैक्ट हमारे यहाँ। हाँ, हाँ, तो रॉ मटेरियल जितने भी वहाँ से आ रहे हैं तो जाहिर तौर पर उनकी कीमत बढ़ सकती है आने वाले समय में और महंगाई आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे और समझना चाहूँगी अंकुर जी, जिस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं, क्या ये यूक्रेन और जो रूस का हमने जंग देखा 3 सालों से चल रहा है, उतना लंबा जाएगा या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अब ये जाके ठहरेगा? देखिए यूक्रेन युद्ध की तो बात ही कोई अब नहीं कर रहा, वो तो युद्ध ऐसा है कि वो भूल चुके हैं लोग, ठीक है, वो तो एक भूला बिसरा युद्ध है। हाँ बिल्कुल, जो आपने कहा कि कितना लंबा चलेगा ये इस बात पे डिपेंड है कि ईरान की मदद में अगर रूस और चीन आएंगे और वो उसे पूरी तरह सपोर्ट करेंगे तो ये युद्ध 2 या 3 साल भी चल सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। आखिर से 2-3 साल, अच्छा ये एक स्ट्रैटेजी होती है युद्ध में कि पहले इस चीज़ को करना है, फिर इस टारगेट पर आना है, फिर इस टारगेट पर आना है। अब तक हमें ये दिखा कि टॉप लीडरशिप को ख़त्म किया गया अमेरिका इजराइल की तरफ से ईरान में। अब जो है असल लड़ाई ऑयल फील्ड पर आ गई है, चूँकि ईरान की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड पर हमला किया गया। तो ये अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, या फिर अगर ये ऑयल फील्ड पर हमला कर रहे हैं तो उसके पीछे की क्या रणनीति है, क्या पर्पस है? मुझे लगता है कि इसमें एक ब्रेक थ्रू आ सकता है, क्योंकि अगर गल्फ कंट्रीज़ की आज मीटिंग है जीसीसी की, तो जीसीसी की मीटिंग के बाद उन्होंने ईरान से कहा है कि आप अपने हमले ना करें वरना हमें भी कड़ा जवाब देना पड़ेगा, वी हैव राइट टू रिटेलिएट। तो रिटेलिएट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर जीसीसी अमेरिका को या इजराइल को समझाएं कि आप इस लड़ाई को आगे लंबा ना खींचें, साथ ही ईरान भी इस बात पे राजी हो, तो एक ब्रेक थ्रू आ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ईरान अभी इसको 5-7 दिन या 1-2 हफ्ते और खींचना चाहता है, ज़्यादा डैमेज देना चाहता है। और ईरान की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि हम इस बार सबक सिखाना चाहते हैं। सबक इन द सेंस कि ये जो थ्रेट है अमेरिका इजराइल की गल्फ रीजन में, हम इसको परमानेंटली ख़त्म करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी ईरान 1-2 हफ्ते की जंग के मूड में अभी और है। और आप देखिए पिछली अगर जून की हम बात करते हैं 2025 की, तो वो ईरान और सिर्फ इजराइल की लड़ाई थी, तब उसमें अमेरिका नहीं कूदा था, वो भी 12 दिन तक चली थी। वो भी 12 दिन तक चली थी, हालांकि उसमें बाद में ऐसा लग रहा था कि ईरान की तरफ से भी एक गेस्चर दिया गया कि हम भी जंग नहीं चाहते। उस समय इजराइल और अमेरिका ने भी कहा कि हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए, हमने न्यूक्लियर प्लांट्स पे अटैक कर दिया, बात ख़त्म होगी। इस बार ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है। इस बार जो है ईरान भी मूड में है कि भाई हम रोज़ रोज़ हर साल ये थ्रेट नहीं सहन करेंगे। इंतकाम है। हाँ, और दूसरा क्या है कि इस बार जो उनके जो टॉप लीडरशिप है, जो खामनेई थे, आयतुल्ला खामनेई, उनकी मौत और फिर जो उनके बाद जो बाकी जो लीडर्स जो जिनकी मौत हुई है, तो मुझे लगता है कि ईरान में इस बार पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा गुस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर जी, इस युद्ध को हमें समझाने के लिए, डिकोड करने के लिए और ये बताने के लिए कि आखिरकार ये युद्ध कब तक चलेगा, इसका असर आप पर हम पर क्या होने वाला है। भले हम इस जंग में शामिल ना हो, लेकिन आप लोग इस युद्ध को किस तरीके से देखते हैं, कमेंट के ज़रिए अपनी राय ज़रूर रखिए। नमस्कार।